फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था। वह स्वर्ण युग जिसने भारत को ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि दी थी, अब इतिहास बन चुका था। हर दिशा में संघर्ष था, हर राजा सत्ता के लिए लड़ रहा था। लेकिन जब अंधकार सबसे गहरा होता है, तभी इतिहास एक नए सूर्य को जन्म देता है, और इस बार वह सूर्य था सम्राट हर्षवर्धन। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी ऐतिहासिक कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। अब चलते हैं अपने सफर पर। साल लगभग 550 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में कोई शक्तिशाली सम्राट नहीं बचा था। पंजाब, राजस्थान, मगध, कन्नौज, बंगाल, हर क्षेत्र अलग अलग शासकों के अधीन था। कई छोटे राज्यों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। व्यापार प्रभावित होने लगा, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। जनता एक ऐसे शासक की प्रतीक्षा कर रही थी जो फिर से शांति और व्यवस्था स्थापित कर सके। इसी समय हरियाणा के थानेसर में पुष्यभूति वंश उभर रहा था। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे प्रभाकर वर्धन। उन्हें हूणों का शत्रु माना जाता है। उन्होंने उत्तर भारत में अपनी शक्ति तेजी से बढ़ाई। उनकी सेना अनुशासित थी, उनका प्रभाव लगातार फैल रहा था। लोग उन्हें उत्तर भारत का सिंह कहकर पुकारने लगे। लेकिन इतिहास ने अचानक करवट ली। लगभग 605 ईस्वी में राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। उनके बड़े पुत्र राजवर्धन सिंहासन पर बैठे। उसी समय मालवा के राजा देवगुप्त ने कन्नौज के राजा गिरिवर्मन की हत्या कर दी। गिरिवर्मन हर्ष की बहन राजश्री के पति थे। राजश्री को बंदी बना लिया गया। पूरा राज परिवार संकट में आ गया। अपनी बहन को बचाने के लिए राजवर्धन सेना लेकर निकले। उन्होंने देवगुप्त को पराजित कर दिया। लेकिन इसके बाद बंगाल के शासक शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। अब सिंहासन खाली था और राज्य को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ 16 वर्ष के युवा हर्ष पर आ गई। साल 606 ईस्वी थानेसर की राजसभा में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ। युवा आयु लेकिन अद्भुत साहस। उन्होंने सिंहासन पर बैठते ही कहा, मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा, मैं अपनी बहन को मुक्त कराऊंगा। राजश्री कैद से निकलकर विंध्य के जंगलों में पहुंच गई थी। वे दुख और निराशा में आत्मदाह करने जा रही थी। हर्ष स्वयं उन्हें खोजने निकले। कई दिनों की खोज के बाद उन्होंने अपनी बहन को ढूंढ निकाला। राजश्री को सुरक्षित वापस लाया गया। यह हर्ष के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। कन्नौज उस समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर था। हर्ष ने कन्नौज पर अधिकार स्थापित किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। अब कन्नौज उत्तर भारत की राजनीतिक राजधानी बन चुका था। हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में उनकी सत्ता स्वीकार कर ली गई। कई राज्यों ने युद्ध किया, कई शासकों ने मित्रता स्वीकार कर ली। कुछ ही वर्षों में उत्तर भारत का विशाल भाग हर्ष के अधीन आ गया। लेकिन दक्षिण भारत में एक और महान सम्राट था, चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय। दोनों महाशक्तियां नर्मदा नदी के किनारे आमने सामने आईं। यह उस समय का भारत का सबसे बड़ा संघर्ष था। कई दिनों तक युद्ध चला। अंततः हर्ष दक्षिण को जीत नहीं सके। नर्मदा नदी दोनों साम्राज्यों की सीमा बन गई। युद्धों के बाद हर्ष ने विकास पर ध्यान दिया। नई सड़कें बनवाई गई, धर्मशालाएं स्थापित की गई, गरीबों और यात्रियों की सहायता की गई, व्यापार मार्ग सुरक्षित बनाए गए, कृषि का विकास हुआ, राज्य समृद्ध होने लगे, जनता सुखी और सुरक्षित महसूस करने लगी। हर्ष शिक्षा के महान संरक्षक थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया। नालंदा उस समय विश्व का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र बन चुका था। यहाँ हजारों विद्यार्थी भारत, चीन, कोरिया, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया से आते थे। दर्शन, गणित, चिकित्सा, व्याकरण, खगोल, विज्ञान और सबकी शिक्षा यहाँ दी जाती थी। साल 630 ईस्वी के आसपास चीन के प्रसिद्ध यात्री हेनसोंग भारत आए। उन्होंने कई वर्षों तक भारत की यात्रा की। उन्होंने हर्ष के शासन की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि भारत समृद्ध था, जनता सुरक्षित थी और शिक्षा का स्तर अत्यंत उच्च था। आज हर्ष काल की कई जानकारियां हमें हेनसोंग की लेखों से मिलती हैं। हर्ष केवल योद्धा नहीं थे, वे साहित्यकार भी थे। उन्होंने संस्कृत में कई नाटक लिखे, जिनमें प्रमुख है नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। उनकी रचनाएं आज भी भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। हर 5 वर्ष बाद हर्ष प्रयाग में विशाल धार्मिक सभाएं आयोजित करते थे। वे अपनी संपत्ति का बड़ा भाग दान कर देते थे। सोना, चांदी, वस्त्र, अन्न सब कुछ जरूरतमंदों में बांट दिया जाता था। उनकी उदारता पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। साल लगभग 647 ईस्वी सम्राट हर्षवर्धन का निधन हो गया। उनके बाद कोई शक्तिशाली उत्तराधिकारी नहीं था। धीरे धीरे उनका साम्राज्य भी बिखरने लगा, लेकिन हर्ष की विरासत अमर रही। उन्होंने गुप्तों के बाद उत्तर भारत को फिर से एकता दी। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, साहित्य और प्रशासन को नई ऊंचाइयां दी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जब भारत बिखर गया था, तब हर्षवर्धन ने उसे फिर से एक सूत्र में बांधा। लेकिन इतिहास का पहिया कभी नहीं रुकता। पश्चिम में एक नई शक्ति जन्म ले चुकी थी, एक ऐसा साम्राज्य जो जल्द ही सिंध की सीमाओं तक पहुंचने वाला था। अगले एपिसोड में देखेंगे अरब साम्राज्य का उदय, 632 ईस्वी, इस्लामी खिलाफत का विस्तार, सिंध पर अरब आक्रमण, राजा ताहिर और मोहम्मद बिन कासिम, भारत और अरबों की पहली बड़ी टक्कर। भारत का इतिहास अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है। अगर आप हमारी कहानियों की श्रृंखला का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं तथा हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फिर मिलते हैं अगले सफर पर।